वेलकम फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार तिवारी ज्ञान कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है मेज़, मक्का। आप जैसा कि जानते हैं मक्का हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फसल है। तो इसकी कल्टीवेशन कैसे होगी और इसका पोषक मान क्या होता है, पूरी विधिवत जानकारी आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो मेज़, जिसको हिंदी में मक्का कहते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम जो है, वानस्पतिक नाम, वो है जिया मेज़। और जिया मेज़ के बाद देखिए लिखा है कैपिटल एल। तो इस कैपिटल एल का मतलब होता है कि इस वैज्ञानिक नाम को लिनियस ने दिया था। अब हमारी दूसरी बात आती है फैमिली। तो मक्का जो है, मेज़ जो है, ये फैमिली ग्रैमनी को बिलोंग करता है और ग्रैमनी ही फैमिली का दूसरा नाम है पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n = 20, मतलब इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। और उत्पत्ति स्थान साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो है, ये इसका ओरिजिन प्लेस है। और मक्के की खेती समुद्र तल से किस ऊंचाई तक की जा सकती है? तो 3000 मीटर ऊंचाई तक मक्के की कल्टीवेशन की जाती है। और इसी मक्के को हम क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप, रानी है ये। तो इसका उपयोग इतना ज़्यादा होता है कि हम इसको आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, हम इसको कच्चा भी खा सकते हैं, हम इसको पका के भी खा लेते हैं, हम इसको बॉयल करके उबाल के भी खा लेते हैं। तो इतने इसके उपयोग हैं। तो ये सारे कार्य घर की महिलाएं करती हैं, घर की रानी करती हैं, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ सीरियल क्रॉप की संज्ञा दी गई है। धान्य फसलों की रानी इसको कहा जाता है। अब है बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, वानस्पतिक विवरण। अब हम आपको ये बताएंगे कि मक्का किस प्रकार का पौधा है, इसका वनस्पति से क्या लेना देना है। तो पहला पॉइंट है C4 प्लांट। तो प्लांट जो है, पौधे जो हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। या तो पौधा C4 होगा, या तो C3 होगा, या तो कैम प्लांट होगा। तो उस कैटेगरी में अगर ध्यान करते हैं तो मक्का जो है वो C4 प्लांट है। प्रोटेंडरस कंडीशन, अर्थात पुंपूर्णता, मीन्स मक्के में जो पुष्प होते हैं, या तो नर पुष्प पहले मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, या तो मादा पुष्प पहले मैच्योर होता है। अगर नर पुष्प पहले मैच्योर होता है तो ऐसी दशा कहलाती है प्रोटेंडरस कंडीशन, प्रोटेंडरस दशा या पुंपूर्णता पुष्प की दशा। अब बात आती है मोनोसियस। मोनोसियस क्या होता है? अगर एक ही पौधे में नर भाग और मादा भाग दोनों सेम प्लांट पे होते हैं तो वो दशा कहलाती है मोनोसियस। तो मक्के में भी नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पे होते हैं। अब बात करते हैं कॉटिलिडन की, बीज पत्र की। तो मक्का जो है वो एक बीज पत्री है, ये दाने से पता चलता है। अगर दाने को इजी वे में 2 भाग में वो बट जाता है, जो उसका ऊपर का शेल होता है, छिलका होता है, वहां से उसको हटाते हैं। अगर 2 पार्ट में, 2 कॉटिलिडन में, 2 बीज पत्र में बट जाता है तो द्विबीजपत्री होता है, और नहीं बटता है तो एक बीजपत्री होता है। तो फैमिली ग्रैमनी के जितने सदस्य हैं वो सारे एक बीजपत्री होते हैं, अर्थात मक्का भी एक बीजपत्री है। समर सीजन क्रॉप। तो मक्के का जो सोइंग का टाइम है वो खरीफ में भी कर लेते हैं, रबी में भी कर लेते हैं, जायद में भी कर लेते हैं। लेकिन मक्का जो मुख्यतः मेनली वो समर सीजन क्रॉप है, गर्म मौसम की फसल है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मक्का एक परपरागित फसल है, अर्थात मक्के में नर पुष्प जो होता है वो काफी ऊंचाई पे होता है, मादा पुष्प जो होता है वो प्लांट के बीच में होता है, जहां से कॉप्स भुट्टा निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परागण के लिए मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, नर पुष्प और मादा पुष्प में दूरी ज्यादा होती है, इसीलिए एक प्लांट दूसरे प्लांट से भी जाके परागण कर लेता है, जिसका प्रतिशत ज्यादा होता है। इसीलिए मक्का जो है एक परपरागित फसल है। मेल इन्फ्लोरोसेंस, मतलब मक्के का जो नर पुष्प है उसको क्या कहते हैं? तो मक्के का जो नर पुष्प है उसको टैसल कहते हैं, और जो मक्के का मादा पुष्प है फीमेल इन्फ्लोरोसेंस है। फीमेल इन्फ्लोरोसेंस को सिल्क के नाम से जाना जाता है। और इसी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में हम स्टेम पार्ट की बात करते हैं कि तने का क्या भाग होता है, उसको मैंने सबको इंडिकेट कर रखा है किसको क्या कहते हैं।
तो ये जो मक्के के मेन स्टेम है जिसपे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स है, तो इसको पूरे को हम कहते हैं स्टेम। मतलब जो भी पोर्शन ग्राउंड लेवल के ऊपर का होगा उसको हम कहेंगे तना। और ये इसकी जो ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये इसकी सारी लीव्स हैं, और लीव्स में भी जो सबसे अपर लीव्स है, जो सबसे ऊपर वाली लीफ है, इसको हम ध्वज पाण कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग लीफ। अब फ्लैग लीफ के नीचे का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं टैसल इंटरनोड। चूंकि नर पुष्प है ये टैसल कहते हैं, टैसल के जस्ट नीचे वाली जो गांठ है उसको हम कहते हैं टैसल पर्वसंधि या टैसल इंटरनोड। अब इसके बाद जो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल फ्लावर है, तो जिसपे भुट्टे लगते हैं, जिसपे दानों का अरेंजमेंट होता है इन्फ्लोरेसेंस पे, वो कहलाता है ईयर, या उसी कॉब के ऊपर दाने लगे होते हैं और इस पूरी संरचना को ईयर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये पूरा पोर्शन कहलाया ईयर, और जो इतना पोर्शन है सिर्फ ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ये हेयर स्ट्रक्चर जो है, ये बाल नुमा जो संरचना होती है, इसको सिल्क के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसके दाने हैं, इन दानों को इंडिविजुअल एक एक दाने को सबको कर्नल कहते हैं। ये हमारी जानकारी हो गई पुष्प के बारे में, सारा इसका स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अब इसी बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में ही रूट की बात हम करते हैं। तो स्टेम की बात मैंने पहले कर ली जो ग्राउंड लेवल के ऊपर था, अब मैं ग्राउंड लेवल के नीचे की बात करता हूं। तो मेज में 4 प्रकार की रूट पाई जाती हैं। एक होती है सेमिनल रूट्स, दूसरी होती है प्राइमरी रूट्स, और तीसरी होती है ब्रेस रूट, और चौथी होती है क्राउन रूट्स। अब हम पहले बात करते हैं सेमिनल रूट्स की। सेमिनल रूट्स फंक्शनल ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। तो ये सेमिनल रूट्स जो होती हैं ये शुरू की अवस्था में बीज से ही जर्मिनेट होती हैं, और ये देखिए ग्रीन पोर्शन जो लगा हुआ है, ये वाली जड़, ये यहां से जो ये है, तो ये रूट्स जो है ग्रीन कलर की, ये सीड से ही निकलेंगे। और ये रूट्स जो होती हैं ये अर्ली स्टेज में पौधे को पोषक तत्व प्रदान करने का बात करती हैं। दूसरी बात होती है प्राइमरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट्स जो होती है ये भी सीड से होती है जर्मिनेट, और ये मूसला जड़ भी कहलाती है। ये जो रेड कलर की आप जड़ देख रहे हैं जो ज्यादा गहराई तक, ऐसे देखिए गहराई तक ये जा रही है, तो ये जड़ कहलाएगी मूसला जड़, या इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी रूट्स। और ये ब्रेस रूट, तीसरी रूट हुई ब्रेस रूट। ब्रेस रूट को ही एडवेंसिशियस रूट भी कहेंगे, और ये ब्रेस रूट जो होती है एरियल रूट्स भी कहेंगे। और ये जो है ग्राउंड के सटे पोर्शन से लेके ऊपर गांठ तक, दूसरी गांठ या तीसरी गांठ तक आती है। और इसके बाद आती है क्राउन रूट। क्राउन रूट जो होती है, इसमें देखिए ब्लू कलर का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये सीड के ऊपर होता है और ग्राउंड के नीचे से निकलता है। इसको हिंदी में ताजमूल जड़ें भी कहते हैं। अब इसके हम डिटेल इसको पढ़ते हैं। देखिए सेमिनल रूट्स फंक्शनल ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। ये मैंने बता दिया कि सेमिनल रूट्स जो है अर्ली स्टेज पे फंक्शन में रहती है, कार्यरत करती है। प्राइमरी रूट्स आल्सो कॉल्ड टैप रूट्स, और ये जो प्राइमरी रूट्स है इसको मूसला जड़ भी कहते हैं या रेडिकल रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडिकल द्वारा उत्पन्न होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। शूट बॉर्न रूट्स आर नोन एज ब्रेस रूट और प्रॉप रूट। तो इसको प्रॉप रूट भी कहेंगे और ब्रेस रूट भी कहेंगे, और इसी को एडवेंसिशियस रूट या झकड़ा जड़ भी कहते हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोअर मोस्ट 2 to 3 नोट्स ऑफ द स्टेम। पहले मैंने बताया था ये दूसरी और तीसरी गांठ से ओरिजिनेट होती हैं। अ रूट क्राउन आल्सो कॉल्ड रूट कॉलर और रूट नेक। तो ये जो क्राउन रूट होती है, ये क्राउन या इसको कॉलर, मतलब ये कॉलर मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, इसको स्टेम कह दिया, तो जस्ट उसके नीचे से निकलती हैं। तो ये पार्ट ऑफ रूट सिस्टम विच इज स्टेम एराइजेस, और ये जो है स्टेम से एराइज होती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेज की। तो ये वर्गीकरण जो मक्के का है ये कई आधार पे कर सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण का जो हमारा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन टाइप, दानों के प्रकार के आधार पे। तो पहला दाना है फ्लिंट कॉर्न, जिसको बोटेनिकली कहते हैं जियामेज इंडुराटा। वानस्पतिक रूप से इसे जियामेज इंडुराटा कहते हैं, और इसका कल्टीवेशन, इसकी खेती सबसे ज्यादा भारत देश में होती है, इंडिया में होती है। दूसरा मेज है डेंट कॉर्न, जिसका वैज्ञानिक है जियामेज इंडेंटाटा। इसका मैक्सिमम कल्टीवेशन अमेरिका में होता है, यूएसए में होता है।
तीसरा है स्वीट कॉर्न, जिसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज सैकेराटा। ये शर्करा शब्द से मीठापन जो होता है, जैसे शुगर केन या मिठास, उसकी उत्पत्ति शर्करा शब्द से हुई है, जिसे इंग्लिश में सैकेराटा कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो भी है जियामेज सैकेराटा। ये एनर्जी का, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉर्न या फ्लोरीमेज। ये मक्का जो होता है, इसकी रोटी बनाने में सबसे ज्यादा आसानी होती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज एमेलेशिया। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न आप जानते हैं सफेद रंग के पॉलीथीन में मार्केट में बिकते हैं। तो ये पॉपकॉर्न जो होता है बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे ये फिगर से ही क्लियर है, छोटे छोटे दाने हैं। तो ये पॉपकॉर्न जो होता है इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, जिसका इंडोस्पर्म जो है अंदर जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है और ब्रस्ट होकर के वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो इंडोस्पर्म ही इसका उल्टा होकर सफेद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉपकॉर्न। वैक्सीमेज, जिसका वैज्ञानिक नाम है जियामेज सेरेटिना। इसको वैक्सीमेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और बहुत ज्यादा दांतों में ये चिपक जाता है आसानी से। तो लेकिन इसकी उत्पत्ति स्थान जो है वो चाइना देश है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन कलर की, दानों के रंग के आधार पर वर्गीकरण। तो मुख्यतः मक्के में 6 प्रकार के दाने होते हैं, 6 रंग के दाने होते हैं। एक होता है प्योर व्हाइट, सफेद, येलो, पीला, ऑरेंज मींस नारंगी कलर के, रेड लाल कलर के, स्पॉटेड धब्बेदार, ब्लैक काले रंग के। और काला रंग जो होता है वो बहुत रेयर पाया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता के आधार पे मक्के का वर्गीकरण। तो अर्ली वेराइटी, मीडियम वेराइटी, लेट वेराइटी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अगेती किस्में जो होती हैं अर्ली वेराइटीज वो 70 to 80 डेज में मैच्योर होती हैं। जो मीडियम या मध्यम किस्में हैं वो 80 से 90 दिन में मैच्योर होती हैं। और जो लेट वेराइटीज हैं वो 90 to 120 डेज, 90 से 120 दिन या उससे कुछ दिन ज्यादा भी लेती हैं। इनका ये परिपक्वता की अवधि है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तापमान, मक्के की खेती के लिए विभिन्न अवस्थाओं पे किस तापमान की आवश्यकता होती है। तो पहला है फॉर जर्मिनेशन, मक्के में जमाव के लिए जो उचित तापमान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 21 से कम टेम्परेचर हो जाएगा तो जर्मिनेशन में टाइम लगेगा, और 21 से ज्यादा हो जाएगा तो भी जर्मिनेशन में, जमाव में ज्यादा टाइम लगेगा। तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसके जमाव के लिए सुटेबल टेम्परेचर। फॉर प्लांट डेवलपमेंट, पौधे के विकास के लिए, पौधे के विकास के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो उपयुक्त होता है। मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, मतलब वो कौन सा तापमान होगा जिससे नीचे आ जाने पे फिर सीड का जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो वो टेम्परेचर होगा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 10 से कम तापमान हो जाएगा तो जमाव अच्छा नहीं होगा। एवरेज टेम्परेचर इन ऑल स्टेजेस, मतलब मक्के की खेती के लिए एक औसत तापमान कितना चाहिए, तो वो चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एट द टाइम ऑफ राइपेनिंग, जब दाने पकने लगे उस समय कैसा मौसम होना चाहिए, तो उस समय गर्म मौसम होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। शुष्क वातावरण, मतलब ड्राई इन्वायरमेंट होना चाहिए, शुष्क मौसम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मेज ग्रेन की। मक्के के दानों में पोषक मान कितना होता है। तो मक्के के दाने में जो पोषक मान की दृष्टि से पानी की मात्रा जो होती है वो 13.5% होती है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 10% होती है। ये प्रोटीन की मात्रा कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है। ऑयल 4% होता है, तेल की मात्रा 4% होती है। काफ़ी बच्चे इस किसी कंपटीशन में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये सोच रहे थे कि मक्के में कहाँ तेल होता है, मक्का तो ऑयल सीड क्रॉप है ही नहीं। लेकिन नहीं, मक्के के दाने में 4% तेल पाया जाता है। शुगर की मात्रा अगर करते हैं बात, शर्करा तो 1.4% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 71.3 71.3 पाया जाता है। और फाइबर की अगर बात करते हैं, रेशे की बात करते हैं, और वो रेशा जो आसानी से पच जाता है, सुपाच्य रेशा, तो इसकी मात्रा जो पाई जाती है वो 2.9% पाई जाती है। ऑयल इन एम्ब्रियो, भ्रूण में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो वो भी पाई जाती है 30 से 40%।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, बीज उपचार की। तो बीज उपचार जो हम करते हैं मक्के में, वो या तो थीरम से करेंगे, या कैप्टान से करेंगे, या एग्रोसान जीएन से करेंगे। इनमें से कोई भी एक दवा ले लेंगे और दवा की मात्रा होगी 2.5 ग्राम और बीज की मात्रा होगी 1 किलोग्राम। इस दर से हम इसका उपचार करते हैं। तो ये तीनों दवाएं जो है फंजीसाइड हैं, ये कवकनाशी दवा हैं जिनके द्वारा हमारी फसल जो है वो कवक से प्रभावित नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बीज दर की कि मक्के में बीज दर कितना चाहिए। तो जो हाइब्रिड वेराइटीज होती हैं, जो संकर किस्में होती हैं, उसमें बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जो संकुल किस्में होती हैं, कंपोजिट वेराइटी, उसमें बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तथा जो चारे वाली फसल है, ये क्वेश्चन भी एफओ में पूछा गया प्रश्न है कि चारे वाले मक्के में बीज दर कितनी रखते हैं, तो वो है 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इन जायद फॉर क्रॉप्स, जायद मौसम में भुट्टे के लिए जो हम फसल उगा रहे हैं, उसमें जो बीज दर होती है वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अब हम बात करते हैं सोइंग टाइम की, बुआई का समय। तो मक्के की बुआई का समय क्या होना चाहिए? तो खरीफ मौसम में बुआई का समय होता है जून मंथ का दूसरे से तीसरा सप्ताह, मतलब महीना होगा जून का और दूसरे से तीसरा सप्ताह, मतलब 2nd to 3rd वीक ऑफ जून। रबी मौसम में अगर बुआई करना है तो 1 से 15 अक्टूबर तक, या फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, या 1 से 15 अक्टूबर। जायद या बसंत ऋतु में अगर बुआई कर रहे हैं तो फरवरी से मार्च, ये सुटेबल समय होगा। और ये बुआई जो ज्यादातर करते हैं वो शहर के नजदीक करते हैं और इसमें चारे के लिए भी बुआई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सोइंग, बुआई की विधि। तो मक्के में जो बुआई की विधि है, इसमें ज़्यादातर 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। तो सोइंग बिहाइंड प्लाऊ, हल के पीछे कूड़ में बुआई करना, और दूसरा विधि है डिबलिंग मेथड से। तो जो हल के पीछे कूड़ में बुआई करते हैं, इसके भी 2 मेथड होते हैं। एक होता है केरा मेथड, एक होता है पोरा मेथड। तो केरा मेथड में जो बुआई करते हैं वो बाई हैंड करते हैं, सीड सोन विद द हेल्प ऑफ हैंड, ड्रॉप 1 by 1। एंड पोरा मेथड में क्या करते हैं, यंत्र द्वारा बुआई करेंगे, यहां पे बैल द्वारा बुआई की जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें एक नाई लगी होती है, या हजारा बोलते हैं, या कुप्पी बोल दीजिए, उसमें बीज डालते हैं, इस तरीके से बीज गिरता रहता है। तो ये मेथड हो गया। और ये कहां पे यूज होता है, जहां पे मॉइस्चर कम होता है। और ये पोरा मेथड कहां पे यूज होता है, केरा मेथड यूज होता है जहां पे मॉइस्चर की अधिकता होती है। और डिबलिंग विधि क्या होती है, डिबलिंग विधि में एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं डिबलर। देखिए ये लकड़ी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें पैक्स बनी हुई है, खूंटियां बनी हुई हैं, इनको जमीन पे ऐसे दबा दिया जाता है तो ये छेद बन जाते हैं, उन छेदों में 1 या 2 बीज डाले जाते हैं। तो ये विधि जो है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डिबलिंग विधि किसके लिए होती है। तो डिबलिंग विधि किसानों के लिए नहीं है, ये वैज्ञानिकों के लिए विधि है, ये ओनली फॉर साइंटिस्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिंग की, दूरी की। तो मक्के की फसल की बुआई में दूरी कितनी रखते हैं, तो खरीफ सीजन में दूरी रखते हैं 60 × 35 सेंटीमीटर, अर्थात पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 35 सेंटीमीटर। इन खरीफ सीजन लाइन टू लाइन डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर। बट इन जायद सीजन, जायद के मौसम में लाइन टू लाइन दूरी जो रखेंगे डिस्टेंस वो 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर। अगर यही हाइब्रिड वैरायटी होगी तो इसमें स्पेसिंग रखेंगे 45 × 15 से 20 सेंटीमीटर, मींस लाइन टू लाइन डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर। अब बुआई किसी भी विधि से करें, लेकिन उसमें गहराई कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा मक्के में बुआई में गहराई कितनी रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3 से 5 सेंटीमीटर। अब मक्का जब बो दिया हमने, अगर हमारा जमाव अच्छा हुआ, जमाव का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है, तो एक ही जगह
हो सकता है 2 पेड़ या 3 पेड़ जम जाए, और हम चाहते हैं कि नहीं ये पौधे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन पौधों को जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको पुल आउट करना, उनको उखाड़ के फेंक देना। क्यों? इससे हमारे पौधे की दूरी मेंटेन हो जाएगी। तो वो दूरी मेंटेन करने के लिए जो हम पौधों को उखाड़ते हैं वो क्रिया कहलाती है थिनिंग, और हिंदी में जिसे कहते हैं विरलीकरण, मतलब पौधों को विरल करना। तो ये क्रिया कुछ क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि विरलीकरण में मक्के में कितने दिन के बाद ये क्रिया करते हैं? तो 15 to 20 डेज आफ्टर जर्मिनेशन, अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद ये क्रिया करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट पॉपुलेशन की, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? तो खरीफ मौसम में जो पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए वो 66,666 मीन्स 66,666 पौधे होने चाहिए। अगर यही बात हम करते हैं जायद मौसम में तो 1,66,666 पौधे प्रति हेक्टेयर, 1,66,666 प्लांट्स इन ए हेक्टेयर। अगर यही हाइब्रिड वैरायटी हम बो रहे हैं तो पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए? संकर किस्म अगर हम बो रहे हैं तो 1,11,111, 1,11,111 प्लांट इन ए हेक्टेयर। अगर यही हम रबी मौसम में सोइंग कर रहे हैं तो 80,000 टू 1 लाख। इसके आगे की जानकारी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।